हाँ जी, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हो बच्चों? फीडबैक आपका मिल रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। बस ऐसे ही बताते रहना बेटे साथ साथ। आज अपना अगला लेक्चर है और चैप्टर अपना चल रहा है इंड एएस आईएफआरएस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का, जो एकदम बेसिक लेक्चर है। और हम लोग बात करने जा रहे हैं आज थोड़ी सी आगे की बात, जहां पर हम लोग पहले बात करेंगे क्या होते हैं आईएफआरएस। एक टेक्निकल डेफिनेशन लिखेंगे हम लोग। आपको वैसे पता तो चल चुका था, लेकिन एक टेक्निकली हमने लिखा नहीं है उसको। बस आईएफआरएस क्या होते हैं, साथ में कन्वर्जेंस का क्या मतलब है, क्या होता है कार्व इन कार्व आउट, है ना। और 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 थोड़ी सी बातें कि जब ये यहाँ पर एक इश्यूज उठे थे, इसमें कुछ डाउट्स आए थे जिसके बारे में एक क्लैरिफिकेशन जारी की गई थी। क्या उनको पढ़ना जरूरी है? बिल्कुल बेटे, पढ़ना जरूरी है, हमारे सिलेबस में है। उनके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, चाहे हम सीए इंटर में हो, चाहे हम सीए फाइनल में हो। आइए फिर शुरू करते हैं हम लोग आज की बात अपनी। सारे बच्चे हेडिंग बनाएंगे। हेडिंग बनाओ बेटे। सर स्क्रीन दे दीजिए। ऑटो फोकस, ऑटो फोकस। हेडिंग बनाओ बेटे। मीनिंग ऑफ IFRS, meaning of meaning of IFRS। किसको बोलते हैं IFRS? किसको बोलेंगे IFRS? आइए बेटे टेक्निकली हम लोग इसको लिखते हैं, लिखना शुरू करें। द टर्म IFRS, IFRS जो IFRS की जो टर्म है उसका क्या मतलब है, पहले तो इस बात की फुल फॉर्म लिख लेते हैं। refers to international financial reporting standards। IFRS का मतलब क्या है? इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। पहले तो इसकी फुल फॉर्म लिखिए। these these standards are issued by IASB। यानी बेटे आपको पता ही है इसका मतलब क्या होता है। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड जो इन्होंने इशू किया हुआ है। हाँ जी, इन्होंने जो स्टैंडर्ड इशू किए हैं वही तो IFRS है। और आपको मैंने बताया था पहले इसका नाम इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी होता था। हाँ जी, तो लिखिए IFRS दोनों को मिलाकर के तब बना था। IFRS is a set of ये एक ऐसा सेट है, किस चीज का? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। IFRS is a set of international accounting standards। ये इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का सेट है। अच्छा, जो बताता है विच
states how a particular types of transactions, कि particular type of transactions how a particular types of transactions and other events should be reported in the फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बेटे कैसे उसको रिपोर्ट करना है, किसमें? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। आईएफआरएस यही चीज बताते हैं कि भाई ये क्या बताएगा कि एक पार्टिकुलर तरह की ट्रांजैक्शन या फिर इवेंट को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैसे रिपोर्ट करना है। रिपोर्टिंग के बारे में ये स्टैंडर्ड है, तो ये बेटे रिपोर्टिंग की बात बताएंगे। अच्छा, इसमें क्या क्या चीज इंक्लूड है आपको पता है ना। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी ने जो स्टैंडर्ड इशू किए थे उनका नाम था इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, और फिर बाद में इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी बन गई थी इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। और फिर उसने जब इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू किए तो उनका नाम इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ना रख के कर दिया था आईएफआरएस, एक नई सीरीज चालू कर दी थी। तो अगर हम आज बोलते हैं आईएफआरएस तो उसमें दोनों चीजें शामिल है, बस उसी को यहां पे लिखाने जा रहा हूं। हाँ जी, लिखिए आईएफआरएस। सर मुझे हटा दीजिए, इंक्लूड्स, आईएफआरएस इंक्लूड्स। आईएफआरएस में क्या शामिल है भाई, लिखो। सबसे पहले इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, और फिर इन वाले इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के लिए कुछ इंटरप्रिटेशन जारी की गई थी, उसका नाम है स्टैंडर्ड्स इंटरप्रिटेशन। वो भी इसके अंदर शामिल है। फिर अगला पॉइंट, फिर बाद में जो नई सीरीज चालू हुई थी इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। और साथ में फिर इनके लिए जो इंटरप्रिटेशन जारी की गई थी उसका नाम क्या है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। कायदे से एसआई आना चाहिए था, बट स्टिल जो है सच में मैं उसी को लिखाऊंगा। क्या होना चाहिए उस पर बात नहीं करेंगे। इंटरप्रिटेशन इनके लिए जो जारी की गई थी वो है बेटे IFRI। इनको हम क्या बोलते हैं, IAS। और इनके लिए क्या हम बात यूज करते हैं, SI। प्लीज नोट कीजिए। एक नोट डालिएगा नीचे, नोट। ये जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स हैं, हाँ जी, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स आर ग्लोबल, मतलब ग्लोबली एक्सेप्टेड
अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जिनको अडोप्ट कर लिया था, अडोप्टेड बाय IASB, बिफोर दैट सच वाज नोन, पहले इसको किस नाम से जाना जाता था? एज IASC, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमिटी के नाम से जानते थे पहले इसको। एक और नोट डालना है, नोट IFRS जो है आर कंसिडर्ड एज प्रिंसिपल बेस स्टैंडर्ड, में इनको नाम दे रहा हूं, प्रिंसिपल बेस स्टैंडर्ड के नाम से बेटे फेमस है, प्रिंसिपल बेस सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स। हाँ जी, नेक्स्ट अगले उसमें लिखते हैं, अगला पॉइंट, अगला हेडिंग, जैसे मीनिंग ऑफ IFRS था, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ IFRS। बेटे एग्जाम में आया तो लिखोगे ना, कैसे लिखोगे? लिखो, टू डेवलप a single set of high quality high quality comma understandable high quality understandable, हाँ जी, and enforceable global standards, global accounting standards। क्या पर्पज है जी IFRS लाने का? हाई क्वालिटी का एक ही सेट सब जगह यूज हो, जिससे एक अच्छी क्वालिटी, एक अच्छी अंडरस्टैंडेबिलिटी आए। ठीक है, नेक्स्ट, टू प्रमोट द यूज and rigorous application of those standards, अकाउंटिंग के जो स्टैंडर्ड्स हैं उनका यूज और रिजोर्स अच्छे तरह से एप्लीकेशन कराना, ये इनका ऑब्जेक्टिव है। हाँ जी, अब ये कन्वर्जेंस क्या है भाई? कन्वर्जेंस और इसकी नीड क्या है भाई? हाँ जी, तो मैं शुरू करूं? आइए जी, शुरू करते हैं। नेक्स्ट पेज पर हेडिंग बनाएंगे सारे बच्चे, जल्दी से सारे बच्चे हेडिंग बनाएंगे, कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस ऑफ
accounting standards with IFRS. Convergence of accounting standards with IFRS. हाँ जी, द टर्म, ये पहला बुलेट, द टर्म, बेटे लिखते चलना साथ साथ, कन्वर्जेंस, द टर्म कन्वर्जेंस कैन बी कंसीडर्ड एज to design and to maintain or हमारे नेशनल एएस, हमारे जो अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, हमारे भले ही हमने कॉपी करके बनाए हो लेकिन है तो हमारे ना, टू क्या, टू डिजाइन एंड टू मेंटेन द नेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन सच ए वे, इन सच ए वे, इस तरह से उनको डिजाइन कर लेना, दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स prepared on the basis of such designed and maintained AS are in convergence या in line with IFRS. बेटे ध्यान से पढ़ना, ये तभी समझ में आएगा। क्या कहा भाई? कन्वर्जेंस का क्या मतलब होता है? कन्वर्जेंस का मतलब ऐसे समझा जा सकता है कि हम डिजाइन कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं अपने नेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को, जो हमारे यहाँ के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं। हमने उनके साथ बेटे नाम इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं जोड़ रखा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंडियन वाले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं है। इस तरह के, इन सच ए वे दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो प्रिपेयर हो इन द बेसिस ऑफ सच डिजाइन एंड मेंटेन एएस, ये जो हम कर रहे हैं डिजाइन और मेंटेन कर रहे हैं अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को, कि वो इस तरह से मोल्ड कर दें कि उनके आधार पर बना हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेम आईएफआरएस की बिल्कुल लाइन में हो, उसके विपरीत ना हो। ठीक है, नेक्स्ट, दिस डज नॉट मीन, इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है दैट IFRS should be adopted word by word। इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि हम IFRS को अडोप्ट कर लें वर्ड बाय वर्ड। रेदर IFRS, rather accounting standards are amended in line with IFRS। भाई उनको चेंज कर दिया
बिल्कुल IFRS से मिलते हुए बात करते हुए। एंड such changed IFRS, such changed accounting standards which comprises the IFRS provisions are called Indian accounting standards। ब्रैकेट में लिखना इंड एएस, शॉर्ट में हम इनको इंड एएस भी बोलते हैं। तो अगर मैं आपसे बात करूं तो बेटे इंडिया के अंदर दो तरह के स्टैंडर्ड्स हैं। एक तो वो जो पहले से चले आ रहे हैं उनका नाम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, हालांकि वो है इंडिया के, पर हमने उनके साथ नाम इंडिया इंड वर्ड नहीं जोड़ रखा था। और दूसरे हैं वो जिनको हमने कन्वर्ट कर लिया, मोल्ड कर लिया IFRS के अकॉर्डिंग, तो उनका नाम रखा हमने इंडियन, उनके साथ हमने इंडियन वर्ड लगा दिया, इंड एएस या इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ठीक है, अब मैं बात बढ़ा रहा हूं बेटे अब आगे। हाँ जी, एक डाउट जो बीच में आया था, चलो मैं भी उसको साथ में बताऊंगा। पहले मैं बात करता हूं आगे। ये जो है ये दो तरह के, यहाँ पर अब क्या है हमारे इंडिया में, पहले तो देखो कि हमारे यहाँ पर अब इंडिया में है क्या। हाँ जी, ये एकदम नया पॉइंट शुरू हो गया है किसके लिए, कार्विन कारआउट को समझने के लिए। इन इंडिया, मैं समझा रहा हूं, इसको नोट नहीं करना। इन इंडिया, और ये बेटे फॉरेन, यहां पे क्या है जी, इधर है जी, इधर है IFRS और यहां पर है AS। एक तो बेटे ये AS और फिर ये AS IFRS के साथ में मोल्ड करके बनाए गए, कन्वर्ट करके, नाम क्या पड़ा इनका, इंड AS। तो अब इंडिया में दो तरह के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, एक तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और दूसरे इंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अब ये वाले जो इंड AS हैं, ये जो इंड AS हैं इनको फॉर्मुलेट इस तरह से किया गया विद IFRS, दो तरह के चेंजेस, इनको सम चेंजेस करने के बाद में, कुछ चेंजेस करने के बाद में, आफ्टर सम चेंजेस ये बन गए इंड AS। तो वो जो चेंजेस हैं ये चेंजेस कहलाते हैं कार्व आउट, ये चेंजेस कहलाते हैं बेटे कार्व आउट्स, ये चेंजेस कहलाते हैं बेटे कार्व्स। ठीक है ना, कन्वर्जन नोट मेयर अडोप्शन। आइए जरा मैं इसके बारे में कुछ लिखाता हूं। हाँ जी लिखिए, फटाफट से हेडिंग डालेंगे और सारे बच्चे अब लिखना शुरू करेंगे। क्या लिखना शुरू करेंगे जी, लिखो जी, हेडिंग बनाओ, कॉन्सेप्ट, इसको ऐसे लिखो, कॉन्सेप्ट ऑफ कार्व आउट और कार्व इन रेस्पेक्ट ऑफ इंड AS। हाँ जी लिखो बेटे, नंबर 1 पॉइंट, हेडिंग डालो पहले, कन्वर्जेंस। बेटे एग्जाम में आएगा तो ऐसे सीधा सीधा लिखना शुरू कर दोगे क्या, सिस्टमेटिक लिखोगे ना, लिखो वहां पे
in India, IFRS were not adopted word by word. इंडिया में उसको वर्ड बाय वर्ड अडोप्ट नहीं किया गया, कोमा, रेदर such IFRS were converted या मोल्डेड, हमने उनको मोल्ड कर लिया, इन अकॉर्डिंग्स विद, आई नो कि मैं यहाँ पर थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूँ बेटे, बट एग्जाम में आएगा कॉन्सेप्ट इसका लिखने का, तो आप छोटी सी बात थोड़ा ना लिख के आओगे, एक सिस्टमेटिकली लिखोगे ना, मैं वैसे ही लिखा रहा हूँ, मोल्डेड इन अकॉर्डिंग्स विद और इंडियन बिजनेस सिनेरियो and as per our company law. बेटे बहुत सारी चीजें हमारे यहाँ पर थोड़ा सा अलग थी, उसके अकॉर्डिंग हमने इसको कन्वर्ट कर लिया जी. नाउ सेकेंड पॉइंट, डिफरेंस. देखो, IND AS are formulated to keep them as far as possible. भाई इंडिया को जो फॉर्मुलेट किया जाता है, कोशिश ये की जाती है जितना हो सके as far as possible in line with corresponding IAS या IFRS, कि बिल्कुल उसको वैसे ही बनाया जाए जैसा कि उसका कोरोस्पोंडिंग इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड इशू कर रखा है. आपको याद है मैंने आपको बताया था? हाँ सर बताया था, मैं उसी बात को दिखाऊंगा यहाँ पे. अच्छा, बट there are some points at which, जहां पर डिफरेंस अराइज होता है, differences arise between IFRS and Indian financial reporting requirements. बेटे क्या है कि हमारे यहाँ की जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की रिक्वायरमेंट है और जो इंटरनेशनल लेवल की फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की रिक्वायरमेंट है, कुछ पॉइंट ऑफ टाइम पे वो डिफरेंस होती है ना? हाँ जी. सच डिफरेंस is called इसको हम बोलेंगे कार्व आउट नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे इसको डिपार्चर. क्या बोलेंगे बेटे? डिपार्चर्स. और ये डिपार्चर्स दो तरह के होंगे. आइए नंबर 3 पहले हम हेडिंग डालते हैं, दैट इज कार्व आउट. ये डिपार्चर
दो तरह के होते हैं, दिस डिपार्चर these departures are of two types, ये दो तरह के होते हैं, दो तरह के, ए और इधर मैंने लिख दिया बी, रिजल्टिंग, ये जो डिफरेंस है ये दो तरह के होते हैं, रिजल्टिंग इन कार्व आउट, और दूसरे वाले होते हैं नोट रिजल्टिंग इन कार्व आउट। सर अब बता भी दो ये कार्व आउट है क्या? अगर बेटे सिर्फ नाम का अंतर होता है तो बात अलग होती है। जो ट्रीटमेंट है ना, ट्रीटमेंट यहाँ पे आप लिख सकते हो, कॉल डिपार्चर्स है ना, और डिपार्चर यहीं पे लिख लो, हैविंग डिफरेंट ट्रीटमेंट इज कॉल्ड कार्व आउट। क्या बोलते हैं उसको? कार्व आउट। एक ऐसा डिपार्चर, एक ऐसा डिफरेंस जो रिजल्ट देता है किस चीज में? डिफरेंस ट्रीटमेंट में, उसको बोलते हैं कार्व आउट। और ये जो ये डिपार्चर है, ये कार्व आउट दो तरह के होते हैं, दो तरह के। एक तो वो ये डिपार्चर जो, देखो हो सकता है बच्चा कार्व आउट और डिपार्चर में कंफ्यूज हो जाए। सुनो मेरी बात, जो डिफरेंस है उसी को हम डिपार्चर बोल रहे हैं और उसी को हम कार्व आउट बोल रहे हैं, ठीक है? ये डिफरेंस दो तरह के हैं, ये डिपार्चर दो तरह के हैं। उनमें से कौन से वाले तरीके को हमें ध्यान में रखना है, ठीक है ना? मेन कार्व आउट उसी को बोला जाता है, ठीक है? मेन कार्व आउट उसी को बोला जाता है, क्योंकि अल्टीमेटली बेटे जो डिफरेंस ट्रीटमेंट होता है उसी को हम कार्व आउट बोलेंगे, ठीक है? आइए, क्योंकि बेटे डिफरेंस दो तरह के हो सकते हैं। एक तो खाली नाम का डिफरेंस, नाम बदलने से थोड़ा ना कुछ होता है। क्या मतलब सर, कैसे? फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखाता हूँ, यहाँ पे लिखते लिखते और बात समझ में आएगी, बल्कि पहले समझाता हूँ और तब लिखाता हूँ। जैसे आपने देखा होगा क्या कि दो तरह के डिफरेंस आए थे। ये जो यहाँ पर हम बात कर रहे थे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स और इन इंडिया स्टैंडर्ड्स अकाउंट्स के। जब हम IFRS को इधर लेके आ रहे थे तो जितने भी IAS हैं, IAS 1, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, आपको शायद याद हो मैंने आपको बताया था। करते करते ये IAS 41 तक पहुंचे, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 41। और ये किसने इशू किए थे? ये इशू किए थे इशूड बाय IASC। बाद में इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी का नाम क्या हो गया? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। और इसने जब इशू किए तो ये इन इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नाम इसने IFRS बोलना शुरू कर दिया था। IFRS 1, IFRS 2 वगैरह वगैरह। तो ये पहुंच गए थे IFRS 15 तक। नाउ मेन क्वेश्चन इज, हमारे यहाँ इंडिया में जब इनको लेकर के आ रहे थे तो कुछ चेंजेस के साथ, हल्के फुल्के चेंजेस के साथ हम इनको लेकर आ रहे थे और नाम रख रहे थे इनका इंड AS। ये जो चेंजेस हैं ये कहलाते हैं डिपार्चर। अब इसमें ये चेंजेस दो तरह के होते हैं, जिनमें से ये वाले चेंजेस जो मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूं वो कार्व आउट नहीं कहलाते हैं, ठीक है? वो कार्व आउट नहीं कहलाते हैं क्योंकि उनसे सिर्फ नाम का फर्क पड़ता है, उनसे ट्रीटमेंट का फर्क नहीं होता। क्या मतलब सर? हमारे यहाँ पर जब लिखा गया इंड AS 1, ये जो IAS 1 था ना, इसको एज इट इज यहाँ पर इंड AS 1 बना दिया गया। यहाँ पर इंड AS 2,
इंड एस 3, मतलब हमने उनकी सीरीज के यहाँ पर सिर्फ नंबरिंग चेंज की, नाम चेंज किया। क्या इससे कोई डिफरेंस आएगा ट्रीटमेंट में? नहीं आएगा। तो ऐसे चेंज को, ऐसे डिफरेंस को हम कार्व आउट बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। ये तो सिर्फ डिफरेंस कहलाएगा, ट्रीटमेंट का डिफरेंस नहीं है, ये सिर्फ नाम का डिफरेंस है। अच्छा, फिर यहाँ पर IFRS वाले को हमने यहाँ पे क्या किया था, यहाँ पे हमने इंड AS जैसे हम यहाँ पर इंड AS 41 तक पहुंच गए मान लिया, ठीक है, करते 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 यहाँ वाले को हमने क्या रखा, इंड AS हमने यहाँ पर बेटे 100 प्लस करके तब सीरीज शुरू कर दी थी हमने, ताकि ये दोनों अलग अलग पता रहे। तो इंड AS 101, इंड AS 102, IFRS 101 और IFRS 102 करते करते ऐसे ही बेटे हम भी इंड AS 115 तक। तो ये हम कर क्या रहे हैं यहाँ पर जो ये इस तरह के चेंजेस डाल रहे हैं, उनसे सिर्फ सीरियल नंबर डिफरेंस हो रहा है, सिर्फ नाम चेंज हो रहा है, इनसे कोई किसी भी तरह का कार्व आउट नहीं आ रहा है, इनसे कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है। कार्व आउट मतलब ट्रीटमेंट में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है, ये सिर्फ टर्मिनोलॉजी का डिफरेंस है, ठीक है। आइए मैं इसको लिखाता हूं। कार्व आउट, द डिपार्चर्स मे बी ऑफ टू टाइप्स। हम कार्व आउट के लिख रहे हैं, सच डिपार्चर मे बी ऑफ टू टाइप, एक वो जिनसे कार्व आउट जनरेट होते हैं, एक वो जिनसे कार्व आउट जनरेट नहीं होते हैं, ठीक है। जैसे जिनसे नहीं होते हैं, जैसे यहां पर नंबर 1 टर्म, टर्मिनोलॉजी, टर्मिनोलॉजीज, रिलेटेड चेंजेस। अगर बेटे कोई चेंज ऐसा है जिससे सिर्फ टर्म चेंज हुई है, सिर्फ नाम चेंज हुआ है, ठीक है, रीनेमिंग, रीनेमिंग, रीनेमिंग या फिर रीनंबरिंग, इनसे भला कोई ट्रीटमेंट में डिफरेंस आएगा? रीनंबरिंग, इनसे तो सिर्फ टर्म चेंज हुई, सिर्फ बेटे नाम चेंज हुआ। दूसरा जो चेंजेस है, और कौन सा चेंज ऐसा है जिससे कोई कार्व आउट जनरेट नहीं हुआ? रिमूवल ऑफ ऑप्शंस, रिमूवल ऑफ ऑप्शंस, रिमूवल ऑफ ऑप्शंस। अगर किसी दो तरह के ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन यूज किया जा सकता है एज पर IFRS, और हमारे यहां पर बस ऑप्शन को रिमूव किया जा रहा है, लेकिन ट्रीटमेंट उन्हीं में से एक है। रिमूवल ऑफ ऑप्शंस फॉर ट्रीटमेंट, अकाउंट्स में ट्रीटमेंट का सिर्फ ऑप्शन खत्म कर रहे हैं बेटे, ये नहीं कर रहे कि भाई के ट्रीटमेंट बदल रहे हैं। तो ऐसे केस में ये जो चीज है, इससे कोई ट्रीटमेंट में डिफरेंस नहीं आया, हमने सिर्फ दो ट्रीटमेंट में से एक ट्रीटमेंट करने के लिए बोल दिया बस, इनसे कोई डिफरेंस नहीं आया। अब मैं बात करता हूं रिजल्टिंग इन कार्व आउट, कौन से ऐसे हैं जिनसे कार्व आउट में डिफरेंस आया। जैसे लिखो, इसको लिखना पड़ेगा, सर्टेन changes have been made considering the economic environment of India। कुछ चेंजेस जो भारत की, हमारे इंडिया की इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को देखते हुए किए गए थे, ठीक है ना, ठीक है, विच इज, और वो उनसे अलग है, विच इज डिफरेंट फ्रॉम the presumption, from the presumed by IFRS। किसी चीज का आधार बना करके IFRS में कोई ट्रीटमेंट बताया गया है, और हमारे यहाँ पर हमारी इंडिया की स्थिति के अकॉर्डिंग, इंडिया की इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग वो बात उसके अगेंस्ट
एकदम विपरीत है, चेंज है वो। हाँ जी, तो these difference in deviation of accounting principles ये जो डेविएशंस हैं किसमें, जो किसमें डेविएशन अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस में, these difference in deviation of accounting principles and practice followed by IFRS are called carve outs। इसको हम कार्व आउट बोलते हैं। ठीक है जी सर, फिर कार्व इन किसको बोलते हैं? आइए मैं बताता हूं, पहले आप इसको नोट कर रहे होंगे, मैं उसी के हिसाब से रुक रहा हूं। शुरू करें जी? आइए जी फिर शुरू करते हैं। कार्व इन किसको बोलते हैं भाई? कार्व इन किसको बोलते हैं? अगले पेज पर हेडिंग डालें, कार्व इन। बेटे एडिशनल गाइडेंस, एडिशनल गाइडेंस over and above the guidance given in IFRS is called कार्व इन। इनको बोला जाता है बेटे कार्व इन। मतलब जो IFRS में है वो तो है ही है, साथ में एक एक्स्ट्रा गाइडेंस दी गई, तो कहलाता है ये कार्व इन। ठीक है जी, आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब जरा एक दो क्वेश्चन मैं लिखाता हूं कि एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हैं वो इनके ऊपर कैसे कैसे क्वेश्चंस हैं जो हमें देखने को मिले, चाहे वो ऑडिट में, चाहे वो अकाउंट्स में। लो मैं लिखाना शुरू करता हूं जी। हाँ जी लिखिए, पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस जो मैंने आपको रजिस्टर में लिखा रखा है ना, आपको वहां से उसका आंसर एज इट इज उठा करके यहां पर चिपका देना है। लेकिन पास में जो क्वेश्चंस आए हैं जरा उसकी बात सुनिए, कौन कौन से क्वेश्चन है जी। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 1, इसका ये मतलब नहीं पहले ये आया था। हाँ जी, एक्सप्लेन द applicability of accounting standard based on the classification of non-corporate entities as decided
by ICAI, by ICAI, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो डिसाइड किया गया है नॉन कॉरपोरेट एंटिटीज पर एएस जो लगाया जाता है उसकी एप्लीकेबिलिटी के बारे में आप एक्सप्लेन कीजिए। इसी चीज को एक बार और पूछा गया था एग्जाम में, वो किस तरह से, दूसरे शब्दों में इसको कैसे पूछा गया था। बेटे आप समझ गए ना, यहाँ पे हमें क्या लिखना है, एसएमई, नॉन एसएमई, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, ये सब बातें यहाँ पे करनी है। हाँ जी, किस तरह से पूछा गया था, द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स issued by the Institute of Chartered Accountant of India need to be followed only by limited companies। कह रहे जो इशू किए हैं इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, उनको फॉलो कहां पे करना है, सिर्फ लिमिटेड कंपनीज के द्वारा, एंड नॉट टू बी फॉलोड बाय पार्टनरशिप फर्म और प्रोप्राइटरशिप कंसर्न। कमेंट, इस बारे में आप अपना कमेंट दीजिए कि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो जो इशू कर रखे हैं द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने, वो सिर्फ और सिर्फ कंपनी को फॉलो करने हैं, बाकी को नहीं फॉलो करने। इस बात के लिए आपको बात बतानी है। हाँ जी, तो यहाँ पे तो बेटे अपना वही वाले रूल लिखने हैं जहाँ पे आपने एसएमई, यहाँ पे कैसे लिखना है, वो जो आपने लिखा था ना, एसएमई स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, और नॉन एसएमई जो अदर देन नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी वाले रूल है। एसएमई में भी बेटे लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 याद है। एक बात और बता दूं, हमें जो एक डाउट आया था बीच में, कहां पर लिमिट एक्सीड है, कहां पर और मोर है। यहां पर बेटे मोर देन की लिमिट चल रही है नॉन कॉर्पोरेट में। नॉन कॉर्पोरेट में मोर देन, जहां 50 करोड़ है, जहां मोर देन 10 करोड़ है, यहां पर लिमिट चल रही है मोर देन में। और जो कंपनी है उसमें सभी में और मोर चल रही है, वहां पर एटलीस्ट की लिमिट है। थोड़ा डाउट क्लियर कर लेना, क्या कहा मैंने, इसको थोड़ा और ढंग से बता दूं। हाँ, एक डाउट आया था बीच में बेटे, ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं मतलब हम बात करें, एक तो जो है किसकी बात कर रहे थे हम, इनके बारे में कुछ रूल्स थे, रूल्स 2006 और रूल्स 2015। यहां पर जो लिमिट आई थी, एक बेटे नॉन कॉर्पोरेट के लिए बात हुई थी, याद है आपको, जहां पर एसएमई और नॉन एसएमई, और यहां पर कॉर्पोरेट के लिए बात हुई थी। यहां पर एसएमसी और नॉन एसएमसी, और एक 2015 तो है ही कंपनी के लिए। तो यहां पर बीच बीच में लिमिट में उलझ जाते हैं हम लोग। यहां पर बेटे मोर देन की लिमिट है, और यहां पर इधर एटलीस्ट की लिमिट है। यहां पर 500 करोड़ वाली जो है ना, 250 करोड़ वाली, वो एटलीस्ट है। और यहां पर मोर देन वाली, मोर देन 50 करोड़, मोर देन 10 करोड़, जो बोरोइंग्स वगैरह और टर्नओवर वगैरह। चलिए जी, वापस आता हूं मैं। तो एक तो बेटे एग्जाम में ये वाले क्वेश्चन आए जी, इस तरह का क्वेश्चन आया। और सुनो, फिर दोबारा से क्वेश्चन आया, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2। हाँ जी, आया
write a short note, write a short note on the applicability of accounting standards based on activities performed. एक्टिविटी के परफॉर्मेंस के ऊपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की एप्लीकेबिलिटी बताइए। इसी तरह का यही सेम क्वेश्चन दूसरे शब्दों में कैसे घुमा करके पूछा गया था एग्जाम में। इन द ऑडिट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन whose object जिसका उद्देश्य whose objects are religious और चैरिटेबल, कि एक जब आप ऑर्गेनाइजेशन का ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट कर रहे हो जो एनपीओ है, सीधी सी बात है, जिसका उद्देश्य चैरिटेबल और रिलीजियस है, द ऑर्गेनाइजेशन सेज, ये ऑर्गेनाइजेशन क्या कहती है, दैट एएस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर नॉट एप्लीकेबल, कहते हैं हमारे पे एएस नहीं लगते हैं। मैंने कहा तुम चिंता क्यों करते हो, बच्चे बता देंगे क्लास में अभी। एप्लीकेबल क्योंकि उन्होंने क्या कहा, सिंस सिर्फ और सिर्फ ओनली ए वेरी स्मॉल पोर्शन हमारा कमर्शियल एक्टिविटी है, ओनली ए वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ आवर एक्टिविटीज, सिर्फ हमारी बहुत कम एक्टिविटीज ऐसी हैं, एक्टिविटीज आर कमर्शियल, कह रहे हमारी बहुत ही कम एक्टिविटीज ऐसी हैं जो कमर्शियल है, इसलिए हमारे ऊपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं लगेंगे। आपसे इस बात का कमेंट पूछा गया है कि कमेंट, सर कमेंट करने में तो हम माहिर हैं, एकदम कर देंगे, चिंता मत करना। हाँ वही मैं कह रहा हूँ कि आपको क्या करना है, वहां पर इसके बारे में बताना है कि भाई एनपीओ पर, चैरिटेबल ट्रस्ट पर एएस लगेंगे या नहीं लगेंगे। आपको पता है, आपने लिख रखा है कब लगते हैं जी, कब लगते हैं, जब जरा सी भी एक्टिविटी कमर्शियल हो जाएगी तुरंत के तुरंत उस पर एएस लग जाएगा। आइए मैं आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट पेज पर हेडिंग डालेंगे सारे बच्चे। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज होने जा रही है। सर मुझे भी लिया बोर्ड स्क्रीन पे, एक तरफ लिया ना, लेफ्ट वाली साइड में। एक हेडिंग डालो बेटे, इसका नाम है एक्सट्रैक्ट्स। दूसरी साइड में ले आइए, हाँ जी, एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम Ind AS, extracts from Ind AS transaction facilitation group, शॉर्ट में हम इसको बोलते हैं ITFG। अब हुआ क्या बेटे, जब इंडेस लाने की बात हुई तो बहुत सारी दुविधाएं लोगों के मन में जागी। जैसे मान लिया, सपोज करो कोई कोचिंग सेंटर कहता है कि भाई फीस बढ़ा रहे हैं, अब एकदम से दुविधा कई सारी हो जाएंगी। सब कहेंगे किसकी फीस बढ़ा रहे हो,
कौन से सब्जेक्ट की बढ़ा रहे हो, सीए इंटर की बढ़ा रहे हो, फाइनल की बढ़ा रहे हो, हमारी फीस बढ़ेगी क्या, कौन से वाले बच्चों की फीस बढ़ेगी, नए वाले बच्चों की, पुराने वालों की। तो बहुत सारी दुविधाएं एकदम से सामने आ जाती हैं। फिर उनके लिए बताया जाता है, एक्सप्लेन किया जाता है। ऐसी बात यहाँ पर है, जब इंड एएस मतलब इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करना डिसाइड हुआ, तो बहुत सारे उलझन वाली बातें सामने आई, बहुत सारे इश्यूज उठे, और उन इश्यूज के लिए क्लैरिफिकेशन जारी करना बहुत जरूरी था। और वो क्लैरिफिकेशन जारी करने के लिए हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड जो है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया का, उन्होंने एक सेपरेट ग्रुप बना दिया, और उस ग्रुप का नाम इंड एएस ट्रांजैक्शंस फैसिलिटेशन ग्रुप रखा गया, ITFG। और उसने बहुत सारे इश्यूज पर अपनी क्लैरिफिकेशन जारी की। आज हम लोग वही करने जा रहे हैं। तो सीए इंटर वाला बच्चा ये ना सोचे कि सर ये तो हमारे कोर्स में है ही नहीं। नहीं बेटे, है। आपके यहाँ पर अगर इंड एएस का बेसिक है तो ये भी आपके लिए बनता है। मैं आपको इंड एएस नहीं पढ़ा रहा अभी, वो अगली क्लास से चालू होंगे। फाइनल वालों की अलग रिकॉर्डिंग और सीए इंटर वालों की एकदम अलग एक्सक्लूसिव। लेकिन इतना पार्ट कॉमन है और ये बिल्कुल कायदे से बनता है। एग्जाम में आ गया तो फिर कैसे करोगे, है ना। तो जो इश्यूज यहाँ पर आए हैं बेटे, जो इन्होंने क्लैरिफिकेशन जारी की है, वही चीज एग्जाम में बार बार क्वेश्चन बन के आ रही थी। कहां पर? सीए फाइनल के ओल्ड सिलेबस में, जो अब सीए इंटर के न्यू सिलेबस में आ चुकी है। ठीक है, तो आइए बेटे हम इसकी बात करते हैं, वो कौन कौन से इश्यूज थे। लेकिन उससे पहले अगर एग्जाम में आया ITFG है क्या, कैसे लिखोगे? आइए पहले इसको लिखते हैं हम लोग। हाँ जी, लिखना शुरू करें। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ ICAI, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड has constituted एक ग्रुप बना रखा है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने, उनके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने, फॉर प्रोवाइडिंग द क्लैरिफिकेशंस। बेटे जो साथ साथ नोट कर रहा है उसको पता है कि मैं एकदम रीजनेबल टाइम दे रहा हूं। जो नोट नहीं कर रहा है उसके लिए क्लास बहुत स्लो चल रही होगी। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड जो है ICAI का, उसने कॉन्स्टिट्यूट किया एक ग्रुप किस बात के लिए? फॉर प्रोवाइडिंग क्लैरिफिकेशन ऑन अर्जेंट बेसिस। ये बात उस टाइम की है जब नए ताजे इंड एएस आने लग रहे थे। ऑन अर्जेंट बेसिस फॉर वेरियस issues raised regarding the, मुझे हटा दो सर स्क्रीन से। ओहो regarding the applicability and implementation of IND AS companies rules 2015
आपको याद है ना, कंपनीज के जो इंड एएस के रूल है वो रूल 2015 है, अमेंडमेंट आती है रूल 2016 बन जाता है, लेकिन ओरिजिनल तो यही है ना, जिसको बार बार अमेंड किया जा रहा है। 2016 बन गया, फिर 2017 बन गया, मेन तो यही है ना। तो जिस टाइम पर ये रूल बना था तो उसी टाइम पर ये बोर्ड ने, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने ये ग्रुप बना दिया था क्लैरिफिकेशन के लिए। अच्छा देखिए, सच इश्यूज वर, भाई जिन पर क्लैरिफिकेशन जानी है, रेज्ड बाय डिफरेंट पर्सन इन मार्केट। भाई ये इशू जो है ना, अलग अलग पर्सन ने उठाए थे मार्केट में जो थे, ठीक है जी। एंड सच ग्रुप जो बनाया गया था वाज नेम्ड एज इंड एएस ट्रांजिशन फैसिलेशन, बड़ा अजीब सा नाम रखा है इन्होंने, ग्रुप ITFG, एब्रीवेशन है बेटे, यूज कर सकते हो आप इसको एग्जाम में। ITFG ऐसा भी हो सकता है कि एग्जाम में आपसे पूछ ही ये कह के ले, बताओ बताओ ITFG के बारे में बताओ, ठीक है ना। आइए जी आगे बढ़ते हैं। कब बना था सर ये? ऑन जनवरी 16, 2016 फर्स्ट मीटिंग of this group was held। बेटे इसकी पहली मीटिंग जो है ना, कब हुई थी? 16 जनवरी 2016 को। कहां पर? अपने नई दिल्ली में, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, जो इसका विश्वास नगर का हेड ऑफिस है। was held in न्यू दिल्ली, ICAI, ठीक है। कोमा, इश्यूज वर रिसीव्ड, वहां पर जितने भी मीटिंग में मेंबर थे वो सब लोग इसी बात पे तो डिस्कस करने आए थे। इश्यूज वर रिसीव्ड फ्रॉम डिफरेंट मेंबर्स, अलग अलग मेंबर से अलग अलग इश्यूज आए थे। on these issues ITFG, बेटे सब लोगों ने अच्छे से डिस्कशन किया, ठीक है ना, और उन्होंने तब ये क्लैरिफिकेशन जारी की गई थी इनके द्वारा। on these issues ITFG after due deliberation decided to issue the following clarifications। बेटे ये क्लैरिफिकेशन इशू की गई थी, जो हम लिखने वाले हैं, हमें सारे इशू डिस्कस करने हैं। एंड it is also to be noted that, और ये भी नोट करने वाली बात है, that the clarification, जो क्लैरिफिकेशन दी गई थी ये लो बन गया था क्या? नहीं, ये सिर्फ सजेशन था मेंबर्स का, उस पे डिस्कशन चल रहा था बेटे। the clarifications given there were only the views of member, ये सिर्फ उनका एक व्यू था, views of members of ITFG
ये सिर्फ उनका एक बेटे क्या था, उनका व्यू था और वो किस बेस पे दिया उन्होंने, ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स ऑन दैट डेट। इसीलिए तो बोला जाता है इसको कि जो IFRS है, जो इंड AS है, वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल बेस्ड है। उस डेट पर जो अकाउंट्स में रूल चल रहे थे उनको ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपनी तरफ से क्लैरिफिकेशन दी गई। वो उनके व्यूज थे उस डेट पर जो जो चीजें चल रही थी उनके आधार पर। ठीक है, ओनली द व्यूज ऑफ मेंबर ऑन द बेस ऑफ दैट। ठीक है, दिस वन ध्यान से, डेट ऑफ क्लैरिफिकेशन was also given with each clarification बेटे हर एक क्लैरिफिकेशन के साथ में उसकी डेट भी दे रखी है। ठीक है, अच्छा सर तब से तो अभी तक हो सकता है अकाउंटिंग प्रिंसिपल बदल गए हो। हाँ, बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं तो ये क्लैरिफिकेशन तो पुरानी हो गई, इसका मतलब ये काम की नहीं रही क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। इसके लिए यहां पर लिखा गया नेक्स्ट पॉइंट, इसी के अंदर नेक्स्ट पैराग्राफ से, दीज क्लैरिफिकेशंस आज भी हम लोग क्यों पढ़ेंगे इनको एग्जाम के हिसाब से, थोड़ा समझने की जरूरत है। इनको मोल्ड कर लिया जाता है आज के प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग। दीज क्लैरिफिकेशंस मस्ट बी रेड इन द लाइट ऑफ मतलब सर टोर्च लेके प्रकाश डालेंगे क्या? नहीं उनको करंट वाले प्रोविजन के अकॉर्डिंग देख लेंगे। इन द लाइट ऑफ, उनको अमेंड कर लेंगे इन द लाइट ऑफ अमेंडमेंट्स मेड आफ्टर दैट। जो उसके बाद में अमेंडमेंट्स आई हैं उनको ध्यान में रखते हुए उन क्लैरिफिकेशन का यूज करना है। जैसे कि एज क्या क्या आ चुके हैं, रूल्स 2016 भी आ चुके हैं आपको पता है, और 2017 भी आ चुके हैं। कंपनीज इंड AS रूल 2016 और 17 भी आ चुके हैं। वर आल्सो इशूड आफ्टर दैट, उसके बाद में ये भी इशू किया गया था। ठीक है ना, हाँ जी आई होप कि यहां तक आपने नोट कर लिया है। आइए अब उन इश्यूज पर डिस्कशन करें। हमें वो इश्यू तैयार करने हैं, एग्जाम के हिसाब से उनका आना पूरा संभव है। तो मैं चला बेटे नेक्स्ट पेज पर, ये मानते हुए कि बच्चों ने यहां तक नोट कर लिया है। मैं अगले पेज से स्टार्ट कर रहा हूं इश्यूज को लिखना। हाँ जी, आइए जी लिखना शुरू करें वो क्या क्या इश्यूज थे। इशू नंबर 1, सबसे पहले बेटे इशू नंबर 1, इससे पहले मैं एक बात और आपको बता दूं ताकि आपके माइंड में एकदम सही पिक्चर चले। बेटे जब कंपनीज रूल 2015 आए थे तो वहां पर 1/4/2016 मतलब कि फाइनेंशियल ईयर 16-17 से जिसके लिए इंड AS कंपल्सरी थे, जिसके लिए इंड AS कंपल्सरी है, जिनके लिए यहां से अलग अलग डेट थी ना सबकी भाई, इससे पहले तो वॉलंटरी थे, हाँ, जिनके लिए यहां से मैंडेटरी थे 1/4/16 से, इसको नाम दिया गया था फेज 1।
फिर जिसके लिए इंड एस मैंडेटरी थे 1/4/17 से, मतलब फाइनेंशियल ईयर 17-18 से, इसको नाम दिया गया था फेज 2। और नेक्स्ट वन जिसके लिए 1/4/18 से, मतलब फाइनेंशियल ईयर 18-19 से, इसको नाम दिया गया था फेज 3। तो कहीं क्वेश्चन में अगर ऐसी कोई बात आए तो समझ जाना ये किन की बात कर रहे हैं। याद है लिस्टेड कंपनीज कौन सी 500 करोड़ से ज्यादा, लिस्टेड कंपनी 500 करोड़ से कम, 250 करोड़ से ज्यादा, और बाकी सब बातें। तो इशू नंबर 1 मैं लिखना शुरू करता हूं। आइए जी, सबसे पहला इशू क्या उठा था और उसका क्या क्लैरिफिकेशन दिया गया था। सर ये इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। किसके लिए? सबके लिए, क्योंकि ये सभी के सिलेबस में है। ओहो, तो आइए बेटे, क्या कहा क्वेश्चन ने। एक कंपनी है जी, ठीक है जी, कंपनी है, कंपनी एक्स है। मैं इसको ना थोड़ा सा ग्राफिकली इस क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करूंगा बजाय इसके कि टेक्स्ट फॉर्म में लिखा रहे। एक कंपनी है, उसकी अपनी बैलेंस शीट है। कौन कौन से ईयर की भाई? ये 3 साल की बात उसके बारे में हमें क्वेश्चन कह रहा है, बल्कि 4 साल की बात हम करते हैं। क्वेश्चन ने जो हमें चीज दी हमने उसको ग्राफ की शक्ल में ढाल लिया। अच्छा सर, वरना क्वेश्चन पढ़ते हुए बोर हो जाएंगे। एक कंपनी है, फाइनेंशियल ईयर 13-14 में कंपनी एक्स की जो नेटवर्थ है, नेटवर्थ वो 250 करोड़ से ज्यादा है, और बेटे 500 करोड़ से कम है। आपको याद है मैंने आपको बताया था आज ही कि कंपनीज के केस में जो बात चलेगी वो एटलीस्ट, कम से कम, है ना, और मोर देन वाली लिमिट नॉन कंपनीज में है। तो यहां पर इसने कहा कि यहां पर नेटवर्थ 250 करोड़ से ज्यादा और 500 करोड़ से कम है। जब फाइनेंशियल ईयर 14-15 की बात आई तो यहां पर नेटवर्थ जो है इसकी वो है 250 करोड़ से ज्यादा, सेम यहां पर था, और बेटे 500 करोड़ से कम है। और जब फाइनेंशियल ईयर 15-16 की बात है, सर ये कब आई थी क्लैरिफिकेशन? मैंने कहा बेटे जब ग्रुप बना था, जनवरी 16 2016 को ये मीटिंग हुई थी, तो उस डेट पर बैठ के बातें बताई जा रही थी। ओह हाँ बेटा, तो ये क्लैरिफिकेशन कहाँ पे आई थी? यहाँ पर, इस डेट पर जब मीटिंग हुई थी, यहाँ पर क्लैरिफिकेशन, ये इशू यहाँ पर पूछा गया था और सोल्व किया गया था। हाँ जी, तो और यहाँ पर कह रहे हैं इस साल की एक्सपेक्टेड, क्योंकि बेटे ईयर तो खत्म हुआ नहीं था, जनवरी में बैठे थे ना, ईयर कब खत्म हुआ? 31 मार्च को। एक्सपेक्टेड नेटवर्थ, आप प्लीज नोट करने पे ध्यान ना देना, सिर्फ समझने पे ध्यान देना। एक्सपेक्टेड नेटवर्थ, ये कह रहे हैं इस बार तो कूद जाएगी ये 500 करोड़ से भी ऊपर। ठीक है, 500 करोड़ से भी ऊपर। अच्छा सर, हाँ, तो इसके बारे में क्या क्वेश्चन था सर? पूछना क्या था? नाउ क्वेश्चन इज, क्वेश्चन जो पूछ रहा था, क्वेश्चन वाज, क्या था जी क्वेश्चन? वेदर, क्वेश्चन वाज वेदर कंपनी एक्स जो है, कंपनी एक्स कंपनी एक्स इज रिक्वायर्ड to comply with Ind AS, to comply with Ind AS, क्या उसको Ind AS का कंप्लायंस करना है? अब ये कौन से ईयर के लिए पूछ रहा है सर, ये बताओ हमें। हाँ जी, तो ये कौन से वाले ईयर के लिए पूछ रहा है, अब ये बताओ हमें। बेटे ये ध्यान से, ये क्लैरिफिकेशन यहां पर दी जा रही है। हाँ जी सर, ये बात कर रहे हैं यहां पर किसके लिए? ये कह रहे हैं देखो जी, फेज 1 कौन सा था? जो 1/4/16 से स्टार्ट होना था, यानी कि 1
4/16 से जो स्टार्ट होना था, तो नेचुरल है कि ये बात इसी की पूछ रहे होंगे। हाँ सर, तो आइए जरा ये 4 फाइनेंशियल ईयर, लेकिन क्वेश्चन में जो था वो था फाइनेंशियल ईयर 17-18, यानी इन्होंने बात पूछी थी इसकी 17-18 की। ये तो फाइनेंशियल ईयर है 16-17, फाइनेंशियल ईयर 17-18। बेटे इसके लिए इशू रेज किया गया था। बच्चा सोचेगा ये 16-17 की पूछने वाला है, बच्चा सोचेगा ये 15-16 का पूछने वाला है। इशू जो रेज किया गया था वो 17-18 के लिए किया गया था। ऐसा क्यों सर? क्योंकि यहां से इधर से फेज 2 लागू होने वाला है और यहां से फेज 1। ठीक है, आइए जी। तो इसका जो रेस्पॉन्स आया था, इसके बारे में जो चीज बताई गई थी, जो सॉल्यूशन दिया गया था, आइए जी मैं उस पर प्रकाश डालता हूं। रेस्पॉन्स के नाम से मिलेगा आपको इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे। रेस्पॉन्स जो दिया गया था, मैं इसी को बोलूं हम आंसर, ऐसे लिखेंगे। कैसे भाई बताओ सर? मतलब इसको हम क्लैरिफिकेशन भी बोल सकते हैं, क्लैरिफिकेशन भी बोल सकते हैं कि भाई क्लैरिफिकेशन ये दी गई थी, रेस्पॉन्स ये दिया गया था, इसका आंसर ये दिया गया था, हम भी एग्जाम में यही आंसर देके आने वाले हैं। ओह, तो सबसे पहली बात तो यहाँ पे रूल की बात लिखी। क्या कहा गया? एज पर कंपनीज रूल्स, ब्रैकेट में इंड एएस वाले 2015, कंपनीज रूल 2015 के अकॉर्डिंग, पहले बेटे यहां पे उसका प्रोविजन बता दिया। क्या? इफ एनी कंपनी meets meets the criteria in a particular financial year, then इंड एएस, मतलब बेटे आईएफआरएस। तो अब हम अगर बोलेंगे ना आईएफआरएस लग जाएंगे या हम बोलेंगे इंड एएस लग जाएंगे, एक ही बात है, क्योंकि हम फोरम वाले तो चिपका नहीं रहे, हम उनको कन्वर्ट करके लगा रहे होंगे आईएफआरएस भी अगर बोलेंगे तो इंड एएस विल अप्लाई immediately in next financial year। तो क्या होगा? तुरंत के तुरंत वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में क्या हो जाएगा बेटे? नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में वो लग जाएंगे। क्या लग जाएंगे? इंड एएस। तो क्वेश्चन इन्होंने 17-18 के लिए पूछा था कि यहाँ तो चलो हम क्रॉस कर जाएंगे तो यहाँ पे तो इंड एएस लगने होंगे। क्वेश्चन ये है कि यहाँ की बात बताओ। अरे यहाँ वाला इधर देखो जी। नेक्स्ट, इन द गिवन क्वेश्चन, in the given question, company X will have to prepare its financial statements of फाइनेंशियल ईयर 16-17
on the basis of Ind AS and once Ind AS applied, बेटे ये बात वहां पर प्रॉपरली लिखी हुई नहीं थी, बस उन्होंने कह दिया 17-18 के लिए अप्लाई हो जाएगा Ind AS। क्यों नहीं होगा ये बात नहीं लिखी हुई थी, मैं आपको वो बात भी लिखा रहा हूं ध्यान से। तो इन द गिविंग क्वेश्चन क्योंकि एक्स को फाइनेंशियल ईयर 16-17 के भी खाते फाइनेंशियल स्टेटमेंट Ind AS की बेस पे बनाने हैं, एंड वंस Ind AS गेट अप्लाइड देन onward financial statements are also prepared on the basis of Ind AS। कह रहे हैं एक बार लग गया ना तो बस लग ही गया, फिर बाकी के खाते भी अगले साल ऑनवर्ड वो Ind AS लगता रहेगा। एक बार कमिटमेंट कर दी तो बस कर ही दी, बस फिर नहीं बेटे वहां पे Ind AS से पीछे छोड़ने वाला। अच्छा सर ये उस तरह से है जैसे एक बार हम इनकम टैक्स की रिटर्न भर दें तो बार बार नोटिस आता रहता है कि भर दो, अगले साल की तुमने रिटर्न नहीं भरी, भर दो। हाँ वही तो। मैं चलूं आगे, आई होप कि आपने नोट कर लिया होगा। मैं अब चल रहा हूं दूसरे इशू की तरफ, ये मानते हुए कि बच्चों ने इसको नोट कर लिया है। आइए जी आगे बढ़े। तो बेटे सेकंड इशू पे चलते हैं, नेक्स्ट पेज पर सेकंड वाला इशू, इशू नंबर 2। इशू नंबर 2 सेकंड लिखिए बेटे। एक कंपनी है बेटे, कंपनी ए is a listed company। एक कंपनी है बेटे ए, वो लिस्टेड कंपनी है, एंड इज हैविंग 3 सब्सिडरीज। बेटे 3 सब्सिडरीज हैं इनकी, इस कंपनी ए की। कौन कौन सी सब्सिडी है? नंबर 1 इसका नाम है कंपनी एक्स, नंबर 2 इसका नाम है कंपनी वाई, नंबर 3 इसका नाम है बेटे कंपनी जेड। कंपनी एक्स वाई जेड, जो एक्स है वो है नॉन लिस्टेड कंपनीज, ये भी है पब्लिक कंपनी, ये भी है पब्लिक कंपनी। वाई ये भी बेटे नॉन लिस्टेड कंपनी है। हालांकि आज के टाइम पर नॉन लिस्टेड होना तो मतलब ही नहीं है, जहां तक मेरी लोकल नॉलेज कहती है आज के टाइम पे कोई भी पब्लिक कंपनी ऐसी नहीं होगी शायद जो लिस्टेड ना हो। तो ध्यान से, एक कंपनी है ए, उसकी 3 सब्सिडरी कंपनी है, कंपनी एक्स, कंपनी वाई और कंपनी जेड, तीनों की तीनों अनलिस्टेड है और कमाल की बात पब्लिक कंपनी है। अच्छा अब मैं बात करता हूं बेटे नेटवर्थ की। नेटवर्थ ऑफ ए
जो ए कंपनी है उसकी नेटवर्थ ऑफ कंपनीज, मैं ऐसे बना देता हूं, नेटवर्थ ऑफ कंपनीज एज एट 31 मार्च 2014, 31 मार्च 2014 को 31 मार्च 2014 को कंपनीज की नेटवर्थ इस तरह से है। क्या? जो है होल्डिंग कंपनी, होल्डिंग वाली कंपनी, कंपनी ए, उसकी नेटवर्थ है 600 करोड़ की। जो है बेटे सब्सिडरी कंपनी, उसकी मैं बात करूं तो कंपनी एक्स, कंपनी वाई और बेटा कंपनी जेड, इनकी नेटवर्थ है जी, इसकी है 100 करोड़ और इसकी है बेटा 400 करोड़ और इसकी है 210 करोड़। नेटवर्थ की मैं बात कर रहा हूं जो 31 मार्च 2014 को नेटवर्क है इनकी। तो ये सिचुएशन आपके सामने है जी। अब इसके बाद में इसके अंदर ए बी सी 3 केसेस बन के आए। हम तीनों ही केसेस को अलग अलग डिस्कस करेंगे और अलग अलग उनके सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। जैसे सबसे पहले आया यहां पर केस नंबर ए, ये केस ए है। ध्यान रहे यहां पर बच्चा कहां परेशान हो सकता है, क्योंकि होल्डिंग कंपनी का नाम भी ए है और हम जो करने जा रहे हैं उसको हमने केसेस में नंबरिंग दे रखी है। इश्यूज के केसेस में मैं सारी चीजें वो करा रहा हूं जो बुलेटिन में लिखी हुई है वहां पर, ठीक है, जो उनके ग्रुप में दी हुई थी। ये नंबरिंग मेरी नहीं है। तो केस नंबर ए, पहला केस क्या है जी? पहला केस, ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2014-15 कंपनी ए सोल्ड, कंपनी ए ने बेच दिए इट्स एंटायर इन्वेस्टमेंट्स इन कंपनी एक्स on 31st December 2014। बेटे ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर क्या हुआ कंपनी ने सारे के सारे अपने इन्वेस्टमेंट्स बेच दिए। 31 दिसंबर 2014 को सारे के सारे अपने शेयर्स बेच दिए। और जब इन्होंने अपने सारे के सारे शेयर्स बेच दिए बेटे, तो कंपनी एक्स तो इनकी सब्सिडी रही नहीं होगी। क्यों नहीं रही होगी? क्योंकि सब्सिडी होने के लिए जरूरी है ना कि मोर देन 50% होल्डिंग हो। यस, सो कंपनी एक्स इज नाउ नॉट ए सब्सिडियरी कंपनी ऑफ कंपनी ए। तो एक्स अब नहीं रही है सब्सिडरी कंपनी ए की। फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2014-15 as at 31 मार्च 2015, 31 मार्च 2015 को खत्म होने वाले ईयर के लिए कंपनी ए नहीं रही है सब्सिडी कंपनी, कंपनी एक्स नहीं रही है कंपनी ए की सब्सिडी कंपनी। तो कंपनी ए को कोई भी ऐसे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने नहीं है कि भाई दोनों को जोड़ के बताएं, जिसे हेड ऑफिस और ब्रांच में होता है। सर
अब ये बताओ इसमें पूछना क्या है, इसमें पूछना क्या है। अच्छा, नाउ क्वेश्चन इज, मेन क्वेश्चन जो था वो क्या था भाई। नाउ क्वेश्चन इज, क्या जो कंपनी एक्स है, जो सब्सिडी है, कंपनी एक्स की मैं बात कर रहा हूं, जो सब्सिडी थी अब 31 मार्च 2015 को सब्सिडी नहीं रही। सवाल ये है, कंपनी एक्स इज रिक्वायर्ड, क्या कंपनी एक्स को अपने खाते बनाने हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने हैं? हाँ बनाने तो हैं। वो कौन से रूल के अकॉर्डिंग बनाने हैं, 2006 के अकॉर्डिंग या 2015 के अकॉर्डिंग? मतलब 2015 के अकॉर्डिंग उस पर इंड एस लगेंगे या 2006 के अकॉर्डिंग उस पर एएस लगेंगे। नाउ क्वेश्चन इज, कंपनी एक्स इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इट्स फाइनेंशियल statements for financial year 14-15 as per company's Ind AS rules, ये ब्रैकेट में लिखना है Ind AS, कंपनी रूल्स 2015 और कंपनीज ब्रैकेट में लिखो एएस रूल्स 2006। कंपनी एएस वाले रूल लगाएगी या इंड एएस वाले रूल लगाएगी, क्वेश्चन ये है। बात है कंपनी एक्स की, जो साल में एक भी दिन सब्सिडी रही है। हाँ जी, आइए जी बात शुरू करें। इसके बारे में क्लैरिफिकेशन दी गई थी, मैं इसको आंसर की शक्ल दूंगा। क्या क्लैरिफिकेशन आई थी, आइए जी लिखना शुरू करें। in the given case जो कंपनी ए है, कंपनी ए meets the criteria for Ind AS application as per company's Ind AS rules 2015। बेटे ये इंड AS रूल जो है, कंपनी रूल 2015 का क्राइटेरिया फुलफिल करती है। as at 31st March 2014। Hence, इसलिए जो ये वाली कंपनी है, कंपनी कौन सी? कंपनी ए। हैंस कंपनी ए पर तो इंड एस लगेंगे लगे। कंपनी ए विल अप्लाई इंड एस on mandatory basis on its financial statements, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर
फ्रॉम 1/4/2016, यानी बेटे 16/17 के लिए उसको इंड एस लगाने ही लगाने हैं। सबसे पहली बात तो है ये। चलिए जी, आई होप कि आपने नोट कर लिया होगा। चलिए जी आगे, आइए जी। हाँ जी, एज पर कंपनीज रूल्स, इंड एस वाले 2015, इंड एस will also apply on subsidiaries क्योंकि बेटे होल्डिंग पे लग गया तो सब्सिडी पे भी लगेगा। बट exceptions are always there. Exceptions are always there. Here company A, here since company A sold its entire investment in the shares of कंपनी X, क्योंकि उसने क्या किया, पहले ही सारे के सारे शेयर्स बेच दिए, ठीक है। Hence company X is no longer a subsidiary company of company A as at 1/4/2016। बेटे जहां तक बात रही कंपनी रूल 2015 के, एक बार ये अप्लाई हो गया तो ये सब्सिडी पे भी अप्लाई होगा। हालांकि इस बात का एक एक्सेप्शन है, क्या, यहाँ पर कंपनी ने बेच दिए सारे के सारे इन्वेस्टमेंट जो एक्स कंपनी में खरीद रखे थे, इसलिए हेंस कंपनी एक्स इज नो लॉन्गर ए सब्सिडी ऑफ कंपनी ए। अब ये कंपनी ए की सब्सिडी नहीं है। Therefore company X would continue to prepare the financial statements therefore in this case company X would continue to prepare financial statement for the accounting period starting from 1/4/2016।
हाँ जी, तो द फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो 4 अकाउंटिंग पीरियड जो स्टार्ट हो रहा है बेटे 1/4/16 से यानी कि फाइनेंशियल ईयर 16-17, फाइनेंशियल ईयर 16-17, उसके लिए क्या कहा गया, उसके लिए वो अपना पुराने वाले रूल लगाएंगे एज पर कंपनीज रूल्स 2006, पुराने वाले लगाएंगे, उन पर कंपनी रूल 2015 के अकॉर्डिंग इंड एस वाली बात नहीं लग पाएगी, भले ही होल्डिंग पे क्यों ना लग रही हो। आई होप कि यहां तक सब ओके है। मैं आता हूं अब इशू जो है उसके अंदर केस नंबर बी, केस नंबर बी, केस नंबर बी। देखो बेटे, मान लिया कंपनी ए ने हैज सोल्ड, उसने बेचा, क्या बेचा, सेम यही चीज, इट्स इन्वेस्टमेंट in the subsidiary company, इन्वेस्टमेंट इन द सब्सिडी कंपनी वाई, अगर उन्होंने क्या किया, सब्सिडी कंपनी वाई की इन्वेस्टमेंट बेच दिए ऑन 31 दिसंबर, अब की बार क्या डेट ली बेटे इन्होंने, 31 दिसंबर 2015, 2015। हाँ जी, सो वाई इज नॉट सब्सिडियरी कंपनी ऑफ कंपनी ए, वाई उसकी सब्सिडी कंपनी की, मतलब उसकी सब्सिडी नहीं रही अब ये वाली कंपनी, एज एट 31st March 2016, as at 31st March 2016. Now question is, क्या क्वेश्चन है भाई, क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है ये, शुड द कंपनी प्रिपेयर, शुड द कंपनी वाई, जो कंपनी वाई है उसके पर क्वेश्चन है, उसे अपने खाते कैसे बनाने चाहिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे तैयार करने चाहिए एज पर रूल 15 और या फिर 6, शुड द कंपनी प्रिपेयर इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर कंपनीज रूल 2006 और कंपनीज रूल्स 2015। ये मेरा क्वेश्चन है बेटे, दिस इज आवर क्वेश्चन। इसका क्लैरिफिकेशन आया था, क्या क्लैरिफिकेशन आया था सर, मैंने कहा फिर सुन लो, इसका क्लैरिफिकेशन आया था देखो, कंपनी ए सोल्ड, कंपनी ए हैज सोल्ड इट्स इन्वेस्टमेंट, क्योंकि बेटे इसने अपना इन्वेस्टमेंट बेच दिया, इट्स इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी ऑफ subsidiary company
वाई, क्योंकि कंपनी ए ने सब्सिडी कंपनी वाई के सारे जो शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट कर रखा था वो बेच दिया, सो वाई इज नो लॉन्गर सब्सिडी कंपनी। Y is no longer a subsidiary company as at 1/4/2016। बेटे 1/4/2016 से शुरू होने वाले ईयर के लिए 1/4/2016 की डेट पर देखते हैं, उस टाइम पर वो सब्सिडी कंपनी नहीं है। ठीक है, therefore the company's rules IND AS वाले 2015 are not applicable, या वर पास की बात है ना बेटे, वर नोट एप्लीकेबल टू कंपनी वाई। भाई ये नहीं है एप्लीकेबल किस पे, कंपनी वाई पर। अच्छा जी, ठीक है भाई। हेंस कंपनीज रूल्स एएस वाले 2006 will be applied, इसलिए बेटे 2006 वाले रूल लग जाएंगे, 2015 वाले रूल नहीं लग पाएंगे। और मैं चल रहा हूं आज की क्लास के लास्ट पॉइंट पर। बेटे बी पॉइंट तक नोट कर लिया होगा, मुझे सी पॉइंट पे चलना है। इस उम्मीद के साथ कि बच्चों ने इस बात को नोट कर लिया है, मैं आगे बढ़ रहा हूं। आइए जी बेटा, केस नंबर सी हमारा, केस नंबर सी, और लिखना शुरू करें। ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2016-17 अब की बार कंपनी ने किसके शेयर्स बेच दिए? कंपनी ए सोल्ड ऑल इट्स इन्वेस्टमेंट, ये जेड की बात हो रही है, इन कंपनी जेड। कंपनी जेड के सारे शेयर्स बेच दिए। कब? अब की बार बिकवाते बेटे ऑन 31 दिसंबर 2016, 31 दिसंबर 2016 को, 31 दिसंबर 2016 को। देयरफॉर कंपनीज, क्या? देयरफॉर कंपनी जेड is no longer as subsidiary of कंपनी ए। बेटे ये कंपनी ए की सब्सिडी नहीं थी। एज एट 1/4/16 कह रहे 1/4/16 को ये आपकी सब्सिडी नहीं थी। नाउ क्वेश्चन इज
नाउ क्वेश्चन इज ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 16-17 should company Y prepare its financial statement as per company's rules AS वाले 2006 and company rules इंड AS वाले 2015 कि भाई कौन से वाले के अकॉर्डिंग अपनी बैलेंस शीट बनाएंगे। सवाल है क्वेश्चन किसके लिए, वाई कंपनी का क्या हल होगा। देखिए बेटे इसका आंसर जो क्लैरिफिकेशन आई थी, जेड कंपनी on 31st December 2016 was not subsidiary company of company A कि भाई जेड कंपनी है उसकी सब्सिडी कंपनी नहीं है। 31 दिसंबर 2016 को होल्डिंग सब्सिडी रिलेशन खत्म हो गया। बट कंपनी जेड वाज सब्सिडियरी कंपनी ऑन 1/4/16 को वो सब्सिडी कंपनी थी। हेंस कंपनी जेड also requires to prepare its financial statements as per company's रूल्स 2015। इसलिए कंपनी जो जेड है, सर मेरे को भी ले आओ एक साइड में, कंपनी जो जेड है उस कंपनी को फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर 2015 यानी बेटे इंड एस के बेसिस पर बनाने होंगे। आई होप कि आप नोट कर रहे हैं। हाँ जी, आई होप कि बच्चों आपने नोट कर लिया होगा। तो ये हमारे अभी सिर्फ 2 इशू डिस्कस हुए, ये हमारे बेटे सिर्फ 2 इशू डिस्कस हुए। हमें जो करने हैं वो लगभग 13 या 14 इश्यूज हैं जो हमें डिस्कस कर रहे हैं अच्छे से। ठीक है सर, फुल स्क्रीन ले आइए, फुल स्क्रीन ले आइए सर। तो यहां तक बेटे आपके लिए जिम्मेदारी बनती है कि आप यहां तक पहले अच्छे से रिवाइज करें। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे आगे की बात करेंगे और अगली क्लास हमारी हाफ क्लास, जैसे हमने डिसाइड किया था, हाफ क्लास तक कॉमन चलेगा और हाफ क्लास के बाद में एक्सक्लूसिवली आपके लिए अलग अलग क्लासेस हो जाएंगी। ठीक है, चलिए फिर
मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, बताते रहिए प्लीज व्हाट्सएप पे, है ना। थैंक यू बच्चों।